हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ब्रीथिंग के बारे में बता रहे हैं। देखिए ब्रीथिंग। जब हम लोग एयर ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, यह प्रोसेस तो हम हमेशा करते रहते हैं। तो ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर ले जाना लंग्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना ब्रीथिंग कहा जाता है। द process by which air rich in oxygen या ऑक्सीजन रिच एयर O2 रिच एयर is taken inside the बॉडी कह सकते हैं या लंग्स कह सकते हैं। and CO2 rich air is expelled from the body is called breathing। देखिए ब्रीथिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टू प्रोसेसेस are involved in breathing। नंबर 1 है इनहेलेशन और नंबर 2 होता है एक्सहेलेशन। तो चलिए हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी समझ लेते हैं। इनहेलेशन इनहेलेशन किसको कहते हैं? देखिए ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेना कहा जाता है इनहेलेशन। द टेकिंग इन O2 rich air inside the body, या in lungs is called inhalation। इसको हम लोग इनहेलेशन कहते हैं। और एक्सहेलेशन किसको कहते हैं? एक्सहेलेशन देख लें।
इसमें होता है द गिविंग आउट ऑफ CO2 rich air from the body is called exhalation। इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। एक एक्सहेलेशन, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन एक दूसरे के साथ मिलकर के वन ब्रीथ बनता है, यानी वन इनहेलेशन एंड वन exhalation together make together called one breath। इसको एक सांस कहते हैं। अच्छा, अब इसमें इनहेलेशन में आगे आप देखेंगे, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है जब ब्रीथिंग इन करता है उस समय यह रिब्स ऊपर उठ जाती है, लिफ्ट अपवर्ड, और जो डायाफ्राम होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी के बीच में मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं, वो नीचे की ओर, यानी अगर मस्कुलर मेम्ब्रेन को देखें, यानी अगर हम लोग यहाँ पर रिब्स को देखें, यहाँ पर ये डायाफ्राम होता है, ये ऐसे डोम शेप का रहता है। जब इनहेलेशन करते हैं तो ये फ्लैटेंड होता है, इससे ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और ये रिब्स ऊपर भी आ जाती हैं, इससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, जिससे लंग्स पर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए जो एयर होती है वो सक्ड हो जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है लंग्स में और एल्वियोलाई को फिल कर देती है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। व्हेन ह्यूमन बीइंग breathe in the ribs, वैसे रिब ठीक है, इसमें रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, वही काम करती हैं। रिब्स लिफ्ट अपवर्ड एंड diaphragm become flattened हो जाता है। So the volume of chest cavity increases and pressure on lungs decreases, hence the air sucked into the lungs and fill the
एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को भर देता है। अब देखिए एल्वियोलाई में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर उस ब्लड वेसल्स में ब्लड आता रहता है और वह ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एल्वियोलाई में ब्लड आता है और उस ब्लड में CO2 होता है और वह CO2 एल्वियोलाई मतलब कि जो ब्लड से CO2 एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर सोच लें ये एल्वियोलाई है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज हैं। इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में CO2 है, तो वह CO2 डिफ्यूज़न के द्वारा एल्वियोलाई की एयर में आ जाता है। CO2 यहाँ एयर है और एयर से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है O2। इस तरीके से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ठीक है। अब फिर ये जो यहाँ का ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। जब तक ब्लड में CO2 था तब तक वो डीऑक्सीजनेटेड था। जब CO2 निकल करके उसमें ऑक्सीजन आ गया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को नेक्स्ट पॉइंट में, इन एल्वियोलाई द ब्लड bring CO2 from different parts of the body, different parts of the body. This CO2 goes to the air of alveoli, and O2 from the air of alveoli goes to the blood by the process of diffusion के द्वारा होता है। Then this blood carry O2 to different parts of body up to the cells तक पहुंचाता है। ठीक है, ये जान गए। देखिए एल्वियोलाई में अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ एयर हमेशा रहती है, यानी एक्सहेलेशन होने के बावजूद पूरी सांस आप निकाल दीजिए तो भी लंग्स में कुछ एयर रहती है और उस एयर को रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होने के कारण एल्वियोलाई को में सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड और एयर के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का ये इम्पोर्टेंस है, ये काफ़ी समय दे देता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली हो जाए।
the lungs always contain residual volume certain contain residual volume of air. So there is sufficient time for exchange of gases between blood and air. ये होता है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का मेन इम्पॉर्टेंस है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि इससे रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉन्टीन्यूअसली होता रहता है। ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि अगर किसी एनिमल की बॉडी बड़ी है तो उसमें डिफ्यूज़न के द्वारा ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक पहुंचना कठिन होता है। सफिशिएंट ऑक्सीजन सभी सेल को नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए लार्ज एनिमल्स में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ताकि फास्टली हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग के ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है। ये रेड पिगमेंट है और इसी के कारण ब्लड का कलर भी रेड होता है। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। व्हेन द साइज ऑफ एनिमल बॉडी इज लार्ज, then diffusion is insufficient to carry O2 to all the cells of body. In this case respiratory pigment pigments are required to carry O2. In human being, respiratory pigment is hemoglobin, which is
present in RBC this हीमोग्लोबिन, यहाँ R लिखते हैं, R प्रेजेंट इन RBC, these hemoglobin in human being respiratory pigment is hemoglobin carries which are present in carry O2, ये O2 को कैरी करता है। ड्यू टू दिस या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ये रेड कलर का होता है। अब CO2 अगर देखा जाए, यानी O2 का ट्रांसपोर्ट तो मोस्टली हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, लेकिन CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। CO2 सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। इसका कारण है कि CO2 ऑक्सीजन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन O2, so it is transported in the dissolved form in the blood plasma, ये होता है। अगर हम लोग इस तरीके से देखें, इनहेलेटेड एयर और एक्सहेलेटेड एयर का कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन ऑफ इनहेलेटेड एंड एक्सहेलेटेड एयर देखें तो हम लोग दो कॉलम में इनहेलेटेड एयर और एक्सहेलेटेड एयर, इनहेलेटेड एयर में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन O2 21% होता है, एक्सहेलेटेड एयर में O2 16.4% होता है और इनहेलेटेड एयर में CO2 0.04% और एक्सहेलेटेड एयर में 4.4%, CO2 4.4% ये होता है। और वाटर वेपर इनहेलेटेड एयर में लिटिल होता है, वाटर लिटिल होता है और इसमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है। अलॉट
ज़्यादा होता है। ये आपका यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग समाप्त होता है।